प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में कल हम लोग देखे थे स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। ठीक, अब उसी के आगे हम बात करेंगे आज क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। तो क्रिटिकल वेलोसिटी किसको कहते हैं कि वो वेलोसिटी लिक्विड का, वो वेलोसिटी अगर उस वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, बढ़ा दें तो वो क्या बन जाता है, आपका टर्बुलेंट बन जाता है। अगर उस स्पीड को घटा दें तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रीमलाइन बन जाता है। तो टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन के बीच का जो लिक्विड का वेलोसिटी होती है, बहाव का जो स्पीड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। यहीं पे ये लिखा हुआ है, देख लीजिए, इट इज दैट वेलोसिटी ऑफ फ्लो बिलो, बिलो का मतलब नीचे, व्हिच फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। अगर इससे नीचे यानी कि कम बहा तो उसको हम किसके नाम से जानेंगे, स्ट्रीमलाइन से। एंड इफ स्पीड इंक्रीज, अगर उसका स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाए, और एबव यानी कि उससे ऊंचा हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्बुलेंट कहेंगे। समझ में आ गया? ये डायग्राम पे आपको क्लियर समझ में आता होगा कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी को क्या करते हैं हम, इंक्रीज, तो क्या बन जाएगा, टर्बुलेंट। क्रिटिकल वेलोसिटी को अगर हम बिलो कर दें, कम कर दें, डिक्रीज कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रीमलाइन बन जाएगा। क्लियर? चलिए चलिए आगे है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इसको हम साधारण भाषा में समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को। यहां पे आपको हम जानकारी के लिए बता दें, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। अब जितना इन करा रहे हैं उतना क्या होना चाहिए, आउट होना चाहिए। यही आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। चाहे कंडीशन कुछ भी हो, समझ पा रही है, जितना इनपुट उतना आउटपुट क्या कहलाती है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है। चलिए इसको हम बेहतर ढंग से समझने के लिए नदी की ओर चलते हैं। ठीक, ये नदी का सरफेस ऑफ बॉटम ऑफ रिवर। नदी का निचला भाग प्लेन तो नहीं रहता है, आपको पता है, ऊंचा नीचा आपको दिखाई देता होगा। जब नदी में पानी सूखती है तब देखेंगे तो शायद आपको दिखाई दे। इसमें क्या भरा हुआ है, आपका पानी भरा हुआ रहता है इस तरह से। ऊपर का भाग तो आपको प्लेन ही दिखाई देगा जब नदी में पानी भरा हुआ रहेगा। तो ऐसा होता है या नहीं होता है? लेकिन नीचे का भाग आपका कहीं पे उठा हुआ, कहीं पे धंसा हुआ, कभी पे गड्ढा, कभी पे ऊंचा, ये होती है। समझ में आ गया? चलिए इस पोर्शन को हम क्या मान लेते हैं, इनपुट मान लेते हैं। ये पोर्शन को हम इनपुट मान लिए, मतलब इस भाग का नाम हम ए दे देते हैं। ठीक, ये पोर्शन आपका बी है, जिसको हम क्या मान लेंगे, आउटपुट मान लेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोला, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। अब यहाँ पे समझेंगे, कुछ हम पार्टिकुलर जगह को क्या करते हैं, चुनते हैं कैलकुलेट करने के लिए, कंटिन्यूटी को समझने के लिए। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए, ये भाग आपको दिखाई दिया, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, गहरा है कि नहीं है? चलिए इस एरिया को हम क्या मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं। सब जगह क्या आपका एरिया सेम है, डिफरेंट है? तो जिस जगह को हम चुने उस जगह को क्या मान लिए, इसका एरिया को A1 मान लिए। अब इसका एरिया को A1 माने तो यहाँ का वेलोसिटी को हम V1 मान लेते हैं। क्लियर? अब एक जगह चुनते हैं, ध्यान से देखिए, ये जगह, ये दिखाई देता है आपको? इस एरिया का नाम हम दे देते हैं क्या, A2। और यहाँ का जो वेलोसिटी है किसका, लिक्विड का,
वाटर का जो वेलोसिटी है उसको v2 मान लेते हैं। समझ पा रही है? और एक एरिया चुनते हैं। चलिए ये देख रहे हैं, इस एरिया को हम क्या मान लेते हैं? A3, और यहाँ का वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं? v3 मान लेते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी केवल हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। किसमें? स्ट्रीमलाइन फ्लो में। टर्बुलेंट फ्लो में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात समझ में आना चाहिए। स्ट्रीमलाइन फ्लो का डेफिनेशन आपको पता है कि उनका जो मॉलिक्यूल्स होती है वो हमेशा सीक्वेंस में क्या करती है? मूव करती है, कभी भी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करती है। समझ में आया? अब यहाँ पे समझे हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इक्वल टू क्या होता है? इनपुट इक्वल टू आउटपुट। अब समझने वाली बात कि एरिया तो आपका सभी जगह क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे इन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा? आपका आउट होगा। जितना इन होगा वहां पे उतना आउट होगा। समझ पा रही है बात को? तो यहाँ पे अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ वाटर की, सब जगह क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर। चलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें। ये V है, ये क्या है आपका? V। इस V का मतलब क्या समझेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर। समझेगी पॉइंट को? इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट में आइए, आपका क्या है? V1 A1 है। ये किसके बराबर होना चाहिए? V2 A2 के बराबर, और V3 A3 के बराबर। यही तो कंटिन्यूटी बोला। इनपुट इक्वल टू आउटपुट, तो सब बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा लिखिएगा, इट्स एप्लीकेबल ओनली स्ट्रीम लाइन फ्लो, है ना? चलिए क्लियर? अब समझाते हैं आपको। यहां पे एरिया का मतलब यहां पे क्या समझे? ये कहां पे उठा हुआ है, कहां पे दबा हुआ है, वही तो एरिया है उसका। समझ पाई? अब यहां पे बताते हैं कि मान के चलिए कि नदी में जो पानी है, ठीक, उस नदी का टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो? 10 हो, 10 लीटर हो। ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमको समझना है इसलिए हम 10 लीटर मान के चले। नदी की टोटल वॉल्यूम कितना? 10 लीटर जो वाटर है उसका। ठीक, आप यहां पे समझिए कि यहां पे आपका क्या है? गहरा है कि नहीं है? और यहां पे आपका वेलोसिटी है। तो यहां पे अगर आप V1 की जगह पे क्या लिखना चाहते हैं? 2 लिखना चाहते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि इस जगह पे आपका पानी का जो वेलोसिटी है वो कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। मोटा मोटा समझने के लिए आपको बताएं। ठीक, तब इस केस में आपका जो एरिया है वो कितना होगा? 5 होगा। तभी तो इसके बराबर होगा आपका। बात पकड़ में आया? चलिए इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एरिया आपका क्या है? कम है कि नहीं है? तो एरिया कम है मतलब आपका एरिया यहाँ पे क्या है? मान के चलिए 2 है। ठीक, तब इस केस पे आपका वेलोसिटी कितना होगा? 5 हो जाएगा। बात समझ पा रही है मेरे? नहीं आया समझ में? आया। और आगे चलिए, यहां पे और गहरा है हमारा, है कि नहीं? एरिया और ज्यादा है, नहीं है? एरिया ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ कि हम एरिया को क्या मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसका स्पीड क्या हो जाएगा? अब सब बराबर है। तो क्या समझे आप कि जहां पे जैसे जैसे वाटर की गहराई हमारा बढ़ते जाता है,
वहां पे पानी का स्पीड कम हो जाता है। समझ पाई? साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है। अब आप लोग जब नदी पार करेंगे तो देख के पार करना कि नहीं वहां का पानी धीरे धीरे चल रहा है कि स्पीड में है। बात समझ में आया? अगर स्पीड चल रहा है मतलब क्या समझ जाएंगे कि वहां पे गहरा नहीं है। अगर नहीं चल रहा है, ना के बराबर चल रहा है, उसका मतलब क्या है? गहरा है। और यही आपका क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है कि आप जितना इनपुट करा रहे हैं उतना आपको क्या होना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए। बात समझ में आ गया? और ये कंडीशन लागू कब होती है? केवल स्ट्रीमलाइन फ्लो पे। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो पे जब पानी बहेगी तो आपका इस जगह पे जगह है तो इस तरह से बहेगा। क्या बात समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पे जगह कम है, उसका क्या मतलब कि ये वाला इस तरह से अपना स्पेस को एडजस्ट करके आगे बहेगा। फिर और जगह मिलेगा तो और ये इस तरह से फैल के आगे की ओर बहेगा। लेकिन जितना इनपुट होगा उतना ही क्या होगा? आउटपुट होगा। समझ में आ गया? अब समझने वाली बात और थोड़ी सी कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे गहरा है, समझ पा रही है? तो यहाँ पे पानी अगर ज्यादा है तो ये बात क्या होती है? गलत होती है। अगर वहां पे पानी स्टोर हो रहा है तो ये भी बात क्या होती है? गलत होता है। मान के चलिए कि 1 घंटा में अगर यहाँ पे 1 लीटर पानी स्टोर हो रहा है तो 24 घंटा में 24 लीटर पानी स्टोर होना चाहिए। तो एक ऐसा समय आना चाहिए कि नदी से निकलने वाला पानी खत्म हो जाना चाहिए, सब पानी वहीं पे स्टोर हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। जैसे जैसे पानी आपका इन करा रहा है वैसे नदी का पानी उधर क्या हो रहा है? निकल रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ हम लोग को ये पता लगता है कि जहाँ पे पानी का बहाव ज्यादा है वहां पे गहरा उसका एरिया क्या होगा? कम होगा। और जहाँ पे स्पीड कम हुआ वहां पे आपको गहरा मिलेगा, यानी कि एरिया ज्यादा मिलेगा। क्लियर? और यही क्या कहलाता है? आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि इनपुट इक्वल टू आउटपुट। समझ पाई? यस सर। ये बना लिया? यस सर। एक लाइन आप लिख देंगे, यहाँ पे लिखेगा टू स्ट्रीमलाइन फ्लो, टू स्ट्रीमलाइन फ्लो never be bisect each other। अगर दो स्ट्रीमलाइन क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? काटना। कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। जो आगे है वो हमेशा आगे ही रहेगा, जो पीछे है वो हमेशा पीछे ही रहेगा। बात समझ में आया? डाउट है किसी को? इससे पीछे हम क्या पढ़े थे? इससे पीछे क्रिटिकल वेलोसिटी। किसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी? वेलोसिटी बिलो इट्स बिकम स्ट्रीमलाइन फ्लो, इफ इट्स above इट्स बिकम टर्बुलेंट फ्लो। समझ पाई? ये भी समझ में आ गया होगा? चलो आगे की ओर बढ़े। डाउट है? पूछना है किसी को? आगे आप बात करें कि पानी का बहाव को हमने सीखा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से कि जितना इन होती है उतना आउट होती है। तो क्या जब पानी बहती है तो क्या उसमें किसी प्रकार का फोर्स लगता है? किसी प्रकार का एनर्जी लगता है? समझ में आ गया? एक बात तो हमको यहाँ पे क्लियर समझ में आता है कि अगर पानी आगे की ओर बह रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगा। गति है, पानी में क्या है? लिक्विड में गति है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। तो क्या काइनेटिक एनर्जी के अलावा और उसमें कुछ एनर्जी लगती है? उसी एनर्जी के बारे में हम आगे देखते हैं कि जब लिक्विड हमारा क्या करता है? फ्लोएशन होता है, बहता है, तो उसमें किस किस प्रकार की एनर्जी लगता है। जब हम इस एनर्जी को पूरी तरह से क्या कर लेंगे? क्लियर हो लेंगे, तब हमको बेटर ढंग से समझ में आएगा बर्नौलिस का थ्योरम।
अगर इसको नहीं समझ पाते हैं तो शायद आप बर्नौलीज का थ्योरम को नहीं समझ पाएंगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। फ्लूइड इन फ्लो हैज 3 टाइप ऑफ एनर्जी। फ्लूइड इन फ्लो 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी। हेडिंग से आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि जब फ्लूइड हमारा क्या होता है, फ्लो करता है, तो उसमें 3 प्रकार की क्या लगती है, एनर्जी लगती है। बात समझ में आया? Yes, sir. प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोला? इनपुट इक्वल टू आउटपुट है। यहां पे जो एरिया आपको दिखता है, इस एरिया को क्या मान लेंगे हम, A1। यहां जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को P1। यहां पे पानी लिक्विड का जो स्पीड है उसको V1। V1 क्या है? ये स्पीड ऑफ लिक्विड। उसी तरह से यहां इस तरह से ये फ्लो हो रहा है। पकड़ पाई बात को? यहां का एरिया क्या, A2, प्रेशर P2, वेलोसिटी स्पीड लिख लीजिएगा। ठीक। जब लिक्विड फ्लो होता है तो कितनी टाइप की एनर्जी लगती है? 3 टाइप की एनर्जी लगती है ना? अब यहाँ पे जानकारी के लिए बता दें, पहला टाइप का जो एनर्जी लगता है उसको हम क्या कहते हैं? P1 लग रहा है मतलब प्रेशर एनर्जी लगेगा। क्या बिना प्रेशर का आप लिक्विड को फ्लो करा सकते हैं? दूसरी टाइप का जो एनर्जी लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। और तीसरी टाइप का जो एनर्जी लगेगा उसको क्या आप पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। ये तीनों एनर्जी की वजह से आपका लिक्विड क्या होता है, फ्लो होता है। समझ में आया? चलिए एक एक को समझते हैं आप। पहला नंबर में आपका क्या है, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? दाब ऊर्जा। ठीक। एनर्जी इक्वल टू आप क्या जानते हैं? एनर्जी इक्वल टू किसी बॉडी के द्वारा किया गया कार्य को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। समझ पा रही है? तो एनर्जी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? वर्क डन बाय ए बॉडी। क्लियर? किसी बॉडी के द्वारा किया गया काम क्या कहलाता है? एनर्जी, ऊर्जा कहलाता है। इसके बराबर होता है। आपके पास में ऊर्जा नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आपके पास में जितना एनर्जी है उतना ही काम कर पाएंगे, है कि नहीं? हाँ। तो चलिए, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे है आपका वर्क डन। तो क्या वर्क डन के बदले में आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं? Therefore, pressure is equal to force by area। अगर यहां से आप फोर्स को बाहर निकाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा? P इंटू A मिलेगा। बात समझ में आया? तो क्या आप फोर्स के जगह पे प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं? तो लिखें प्रेशर इंटू
एरिया इनटू Displacement. डिस्प्लेसमेंट। हम शॉर्ट फॉर्म भी लिख रहे हैं, आप पूरा लिखेंगे। यहां पे आपको क्या दिखाई दिया? एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझिएगा पॉइंट को, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वॉल्यूम। नहीं होता है क्या? एरिया इनटू डिस्टेंस यानी कि हाइट मान के चलिए, क्या होगा उसका? वॉल्यूम होगा। इस वॉल्यूम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए, ये क्या है आपका? वॉल्यूम। बात समझ पाई? तो आपको एनर्जी इक्वल टू प्रेशर के लिए P, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए वॉल्यूम मिला। बात पकड़ में आया? Therefore, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पे लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। Therefore, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी आपको क्या मिला है? यहां पे पीवी मिला है क्या? समझिएगा, पर वॉल्यूम, पर का मतलब बाय, वॉल्यूम के लिए भी से भी कैंसल। है कि नहीं? क्लियर? थोड़ा सा आगे चलें। अगेन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। मास में अगर हम देखना चाहें तो ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग्स में देखें इसको। अभी किसके अकॉर्डिंग्स में देख रहे हैं? मास के अकॉर्डिंग्स में देख रहे हैं। तो मास के अकॉर्डिंग्स में देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए? पीवी बाय एम। ये वॉल्यूम था इसलिए क्या था? भी। मास है इसलिए क्या होगा? एम। बात पकड़ में आ रहा है यहाँ पे? आगे समझिए। क्या आप इस इक्वेशन को P बाई एम बाई भी लिख सकते हैं? नहीं समझ में आया? ये वॉल्यूम आपका फर्स्ट टर्म है, तो क्या ये थर्ड टर्म नहीं बन सकता? बन सकता है। तो क्या आपको यहाँ पे डेंसिटी मिल गया? P तो आपका क्या है? प्रेशर है, बाई मास बाई वॉल्यूम इक्वल टू है। यहाँ पे रो किसको दिखाया? डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। लिख दीजिएगा बगल में, ये क्या है आपका? डेंसिटी। क्लियर? समझ पा रही है? तो हम इस तरह से प्रेशर एनर्जी को क्या कर दिए? कैलकुलेट कर दिए दोनों तरीका से, पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर का एनर्जी आपके पास में क्या था? काइनेटिक एनर्जी। ये हम किसका एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं? फ्लूइड इन फ्लो। जब हमारा लिक्विड फ्लो होता है तब की एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं, है ना? आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, जानते हैं? ये सदियों पुराना फॉर्मूला है, नहीं है? काइनेटिक एनर्जी, समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है ना? mv स्क्वायर बाई वॉल्यूम होगा।
क्या इसमें कुछ कटेगा हमारा? क्या क्या कट जाएगा? जल्दी बताइए। कुछ भी नहीं कटेगा। ये तो वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम पकड़िएगा। ये आपका क्या है? वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है। कटेगा है ना? लेकिन एक हमारा रिलेशन सामने निकल के आता है, आप ध्यान से देखिए। ऊपर में क्या है? मास, और नीचे क्या है? वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो क्या आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 1/2 मास बाय वॉल्यूम के जगह में डेंसिटी रो, और आपके पास में है कि नहीं? क्लियर? डाउट है? चलिए आगे और फिर से देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, है कि नहीं? तब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² बाई मास है, मतलब m। अब बताइए mm काटे? क्या मिला? मिलेगा। समझ पाई बात को? डाउट है? थर्ड नंबर का पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है ना? पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? है। निकाल दे इसको भी। क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बताइए। mgh बाई होगा कि नहीं? यहाँ पे और एक रिलेशन हमारा बना, मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम क्या आप लिख सकते हैं? डेंसिटी यानी कि रो। ये क्या बचा आपके पास में? जी फिर एच। क्लियर? और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास बताइए। mgh बाई m क्या मिला आपका? डाउट है किसी को? यही तीनों एनर्जी चाहे आप वॉल्यूम के अकॉर्डिंग में देखिए या मास के अकॉर्डिंग में देखिए, और यही तीनों एनर्जी की वजह से लिक्विड क्या होता है? फ्लो होता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे किसके बारे में? बर्नौलिस थ्योरम्स के बारे में। और यही बर्नौलिस थ्योरम में ये सारी बातें अभी शाम को सामने निकल के आएगी। समझ में आ गया? जानकारी के लिए आपको बता दें, बर्नौलिस थ्योरम हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे काम करती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे काम करती है। मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसको कहेंगे? ना एनर्जी को हम निर्माण कर सकते हैं, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ उसका चाहे तो रूप परिवर्तन कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। समझ में आई बात? थ्योरम भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी है ना। एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल लिखा हुआ है। प्रिंसिपल अगर एग्जाम में थ्योरी पूछा तब भी कंफ्यूज नहीं होना है। बर्नौली ने सीधी छोटी सी इसका डेफिनेशन किया, और वो डेफिनेशन क्या कहा? ड्यूरिंग ए स्ट्रीमलाइन फ्लो द टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड रिमाइंस कांस्टेंट।
बात समझ में आ गया कि जब हमारा स्ट्रीम लाइन क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वहां का टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि चेंज नहीं होगा। ये सिंपल सी उन्होंने क्या दिया, एक इसका स्टेटमेंट दिया। समझ पाई? लिख लेंगे, ड्यूरिंग ए स्ट्रीम लाइन फ्लो, ड्यूरिंग ए कांस्टेंट, छोटा सा इसका डेफिनेशन। समझ पाई? चलिए अब इसको हम सेक्शन में बांट देते हैं। यहां का सेक्शन का नाम क्या दे दें, ए, यहां का सेक्शन का नाम क्या दे दें, बी, ताकि हमको कैलकुलेट करने में आसानी हो। ठीक, चलिए टोटल एनर्जी क्या यहाँ पे बदलने वाला है, बदलने वाला है। यहाँ डेफिनेशन क्या लिखा गया, ड्यूरिंग ए स्ट्रीमलाइन फ्लो द टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड रिमाइंस कांस्टेंट। मतलब सेक्शन ए पे जितना एनर्जी उतना ही एनर्जी आपका सेक्शन बी पे होगा। यही तो किसने कहा, बर्नौली ने कहा, है कि नहीं? नाउ ध्यान से देखिएगा, टोटल एनर्जी एट ए, यहां पे टोटल एनर्जी, ठीक, और इसको हम किस में लेंगे, लिख लीजिएगा, पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे आप मास ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम वॉल्यूम लेके बनाते हैं। अब चाहे तो मास भी लेके बनाइए, क्यों, हम पढ़ चुके हैं पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास। ठीक, हम वॉल्यूम को लेके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, समझिएगा। टोटल एनर्जी, लिक्विड को, फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए कौन कौन सा एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यही आप पढ़ के रखा। इस तीनों एनर्जी को अगर हम जोड़ दें तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा? कौन कौन सा एनर्जी को जोड़ेंगे, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आया है? ये आपको पता है, ये H है, मतलब ये H का क्या मतलब है आपको पता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे इसका प्रेशर क्या था, P1, एरिया क्या था, V1, A1 ना, A1 और वेलोसिटी V1, ये स्पीड है ना। मान के चलिए ये आपका सरफेस है, क्लियर? तो ये सरफेस से इसकी ऊंचाई कितना, h1, और यहां से इसकी ऊंचाई कितना, h2। बात समझ में आ गया? तो आप इसको लिख सकते हैं क्या कि h2 माइनस h1 इक्वल टू h। बात पकड़ में आया है ना? इसलिए हम डायरेक्टली वहां पे क्या लिख दिए थे, h लिख दिए थे। चलिए बनाए सबका फिगर, दोबारा बनाने के लिए बोले, इधर चलिए, हमने क्या लिखा, टोटल एनर्जी एट ए, ए मतलब यहां पे पर यूनिट वॉल्यूम। बताइए कौन कौन सा एनर्जी लगा था फर्स्ट में, प्रेशर एनर्जी कितना, प्रेशर एनर्जी कितना, P है कि नहीं? देखो हमने P निकाला वहां पे, तो क्या यहाँ पे आप E की जगह पे P1 लिख सकते हैं, बीच में क्या साइन देंगे, प्लस, उसके बाद में क्या आता है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या वैल्यू निकाल के लाए, 1/2 रो V स्क्वायर। तो चलिए 1/2, फिर रो V लिखेंगे या V1 लिखेंगे, है ना यहाँ पे।
स्क्वायर। समझ पा रही है? प्लस आपके पास में क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या वैल्यू? रो जी एच। रो जी एच की जगह पे क्लियर। आगे बढ़े। टोटल एनर्जी एट बी, ये भी आपका किस में रहेगा? पर यूनिट वॉल्यूम पे, है कि नहीं? टोटल एनर्जी एट बी पर यूनिट वॉल्यूम। कौन सेक्शन में सुन रही? किस सेक्शन का बात कर रहे हैं? सेक्शन बी। कौन कौन सा एनर्जी लगा था? हाँ, सेक्शन बी पे प्रेशर एनर्जी कितना? सेक्शन बी पे प्रेशर एनर्जी कितना? P या P2? इसके लिए आपने क्या प्रेशर माना? P1। तो वहां का प्रेशर एनर्जी कितना? P2। बीच में क्या साइन लगाएंगे? प्लस। काइनेटिक एनर्जी वहां क्या वैल्यू? 1/2 पकड़ पाई? प्लस वहां का पोटेंशियल एनर्जी रो जी नहीं है। हो गया। दिस प्रिंसिपल बेस्ड ऑन दी, किसके ऊपर आधारित है? ऑन दी, दिस प्रिंसिपल बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने देखा यहाँ पे? अगर आप इसको अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार जाना चाहते हैं तब भी हमको वही मिलने वाला है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के आधार पे जाना चाहते हैं तब भी आपको वही मिलने वाला है। दोनों में इनपुट इक्वल टू आउटपुट, क्योंकि हम यहाँ पे लिख चुके हैं रिमाइंस कांस्टेंट, नहीं बदलने वाला है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। मतलब सेक्शन ए का एनर्जी सेक्शन बी के एनर्जी के बराबर होगा? होगा या नहीं होगा? अगर कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग्स में देखें तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट, है कि नहीं? तो इस केस में आपका टोटल एनर्जी एट ए कितना? P1 प्लस 1/2 रो प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो सही लिखे? है कि नहीं? बात पकड़ में आई होगी। कभी कभार आपको क्या बोल देगा? प्रूफ करने के लिए बोलता है। क्या करने के लिए बोलता है? प्रूफ करने के लिए कि बर्नौलीज थ्योरम को आप प्रूफ करके दिखाइए। क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम का वैल्यू तो हमको मिल गया। ये देखिए, ये बर्नौलीज थ्योरम का वैल्यू यही है कि नहीं है? तो इसी को आपको क्या कहेगा? प्रूफ दैट बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल। छोटा सा है, देख लेते हैं हम लोग, है ना?
एनर्जी गिवन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, P1 माइनस P2। कितना एनर्जी आप दे रहे हैं? क्या ये दोनों का प्रेशर हमारा सेम है? नहीं है सेम, देखिए अलग है कि नहीं है? तो यहाँ पे जो आप एनर्जी दे रहे हैं वो कितना एनर्जी है कि यहाँ का प्रेशर से इस प्रेशर को घटा दीजिए, उतना एनर्जी आप दे रहे हैं। अगर दोनों का प्रेशर सेम रहता तो क्या वाटर फ्लो होता? कल हम बता के रखें, है कि नहीं? समझ पा रही है? सिर्फ हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक? आगे ध्यान समझिएगा। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, किसको बढ़ा दें? काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दें। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम बढ़ाएं तो हमको क्या मिलेगा? 1/2 क्या था आपके पास? रो, फिर V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। इतना काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ाए? कितना बढ़ाए? ये दोनों को घटा दीजिएगा, जो इसका वैल्यू आएगा उतना बढ़ाए। समझ में आ गया? चलिए आगे ध्यान से समझिएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को कितना बदले? रो जी H2 माइनस रो जी H1, इतना बदले, है कि नहीं? समझ पाई बात को? चलिए, नाउ एनर्जी गिवन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आया होगा? एनर्जी गिवन पर यूनिट वॉल्यूम क्या आपके पास में? P1 माइनस P2 इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जल्दी बोलिए। 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर, बीच में क्या साइन? प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रो जी H2 माइनस रो जी H1। अब तो समझ पाई? डाउट है अभी भी? समझिएगा पॉइंट को। और क्या आप लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। P1 किस में है? प्लस में, माइनस में? प्लस में। ये आपका माइनस में है, इधर लेकर लाएंगे प्लस 1/2 रो, सही है? किसमें है? इधर लेके लाइए रो बीच में इक्वल टू का साइन है। P2 माइनस में है, इधर लेके जाएंगे P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H है। दिस इज प्रूव्ड। बर्नौलीज हाँ लिखो ना, थ्योरम भी लिखी थी, कोई दिक्कत नहीं है। देख यही लाए हो गया। इसका एप्लीकेशन के बारे में हम समझेंगे। ये बर्नौली का ही देन है जो आज हवाई जहाज क्या करता है? उड़ान भरता है।
समझ में आया? कल हम इसका एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक।